नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं एग्रीकल्चर के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आप सबके लिए सभी भी कंपटीशन में एग्रीकल्चर चाहे हम बोर्ड पेपर या कंपटीशन देने जाते हैं तो उसके लिए सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चाहे हम कोई भी सेमेस्टर का पेपर देने जाते हैं तो उसके लिए समझ लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बता दें कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और ये जरूर बताइए कि आप सबको ये लेक्चर कैसा लगा। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना, यानी इसमें भारतीय कृषि के महत्वपूर्ण बिंदु, भारत से संबंधित जितने भी इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है, जो भी क्वेश्चन है भारत से संबंधित आप सबको बताए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल यानी जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, तो कितना भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 328 मिलियन हेक्टेयर। कितना हो जाएगा 328 मिलियन हेक्टेयर। दूसरा क्वेश्चन, कुल रिपोर्टिंग एरिया क्या हो जाएगा, कुल रिपोर्टिंग एरिया भारत में कितना है, तो 306 मिलियन हेक्टेयर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 306 मिलियन हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन आ जाता है, कुल फसल उगाया जाने वाला क्षेत्रफल, यानी भारत में जितना भी कितने एरिया जहाँ पर फसल उगाया जाता है या खेती की जाती है तो कितना क्षेत्रफल है भारत में जहाँ पर कुल फसल उगाया जाता है या फसल उगाए जाने वाला क्षेत्रफल है, तो 193 मिलियन हेक्टेयर हो जाएगा। कितना 193 मिलियन हेक्टेयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, शुद्ध फसल बोया जाने वाला क्षेत्र, यानी शुद्ध रूप से जो फसल की बुआई की जाती है वो भारत में कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है, तो हो जाएगा 141 मिलियन हेक्टेयर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 141 मिलियन हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाता है, कुल संचित क्षेत्रफल यानी टोटल इरिगेटेड एरिया इन इंडिया, भारत में कुल सिंचित क्षेत्रफल कितना है, तो 76 मिलियन हेक्टेयर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में कुल शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शुद्ध प्योर इरिगेटेड एरिया मतलब शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 59 मिलियन हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन आ जाता कि देश में कृषि का कुल जीडीपी में योगदान, जीडीपी का पूरा नाम हो जाए सकल घरेलू उत्पाद जिसे बोला जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद, इंग्लिश में कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो देश में कृषि का कुल कितना प्रतिशत भाग जो होता है जीडीपी में योगदान होता है, जो हमारे खेती की जाती है कृषि की जाती है उसमें जीडीपी का कितना प्रतिशत योगदान है, यानी कृषि का जीडीपी में कितना प्रतिशत योगदान है। तो ये डाटा समझ लीजिए 2011 और 12 का है, उस समय है 13.9 यानी 14% हो जाए, क्या 13.9 या 14% हो जाए। जो हमारे डाटा इसको आप सबको हम करंट के डाटा उपलब्ध करा देंगे, यानी मार्च अप्रैल तक जो करंट के डाटा होते हैं वो किसी भी कंपटीशन में लास्ट के 6 महीने पूछे जाते हैं, तो वो हम करंट जो भी डाटा है सब आप सबको हम नए डाटा प्रोवाइड करा देंगे, तब तक इतना आप जानते रहिए। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि भारत की फसल संघनता कितनी है, क्रॉप डेंसिटी क्या हो जाए, फसल संघनता कितना हो जाएगा, तो 138% सॉरी कितना हो जाए 138% है। तो भारत की फसल संघनता 138% है। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत में वन क्षेत्रफल कितना है, वन यानी वनों का क्षेत्रफल कितना है इस समय प्रेजेंट समय में अगर देखा जाए तो 20.4% यानी 21% के आसपास है भारत में वन का प्रतिशत, वनों का क्षेत्रफल कितना है, तो 20.4%। अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य, यानी भारत का कौन सा राज्य जिसका सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल भारत के किस राज्य में है, तो राजस्थान में। किस राज्य में है, राजस्थान की राजधानी जयपुर। ये भारत का 10.4% है, यानी भारत का जितना भी क्षेत्रफल है उसका 10.4% कौन सा राज्य हो जाए, राजस्थान। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाए, क्या हो जाएगा, गोवा इसमें नहीं दिया है, लेकिन तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा, गोवा की राजधानी क्या हो जाएगा, पणजी। अगला क्वेश्चन आ जाता है, दलहन उत्पादन में राजस्थान का स्थान है, यानी दलहन उत्पादन में जो राजस्थान है उसका भारत में कौन सा स्थान, तो तीसरा स्थान है। कौन सा हो जाएगा, तीसरा स्थान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला,
तिलहन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान, यानी तेल प्रोडक्शन में भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान हो जाए, तो दूसरा स्थान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कुल खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम राज्य, यानी जो कुल खाद्यान्न उत्पादन होता है उसमें भारत का प्रथम राज्य कौन सा हो जाए, तो उत्तर प्रदेश। कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तिलहन उत्पादन में द्वितीय स्थान है, या सॉरी, तिलहन उत्पादन में प्रथम स्थान किसका हो जाएगा, तिलहन उत्पादन में प्रथम स्थान या प्रथम राज्य कौन सा हो जाएगा, कौन सा राज्य है जिसका तिलहन उत्पादन में प्रथम स्थान है, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। कौन सा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद तिलहन उत्पादन में द्वितीय स्थान किसका, तो ये भी राजस्थान का हो जाएगा। यानी तेल ऑयल प्रोडक्शन में प्रथम स्थान किस राज्य का, तो मध्य प्रदेश। दूसरा स्थान किसका है, तो राजस्थान। गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। यानी गेहूं के उत्पादन में, गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है। आगे हम देखते हैं कि धान उत्पादन में प्रथम राज्य, यानी भारत का कौन सा ऐसा राज्य जहां सबसे अधिक धान का उत्पादन हो जाएगा, होता है, या पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या हो जाएगा, कोलकाता। अगला क्वेश्चन, मोटे अनाजों का राजा, यानी मोटे अनाज कोरस सीरियल्स उत्पादन में प्रथम राज्य, यानी जो मोटे अनाज होते हैं उसके उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है, तो राजस्थान का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, विश्व में कुल वार्षिक वर्षा कितनी होती है। विश्व में अगर देखा जाए कुल वार्षिक वर्षा कितनी होती है, वार्षिक वर्षण यानी मतलब वर्षा कितनी होती है, तो 1000 मिलीमीटर होता है। कितना होता है, 1000 मिलीमीटर होता है। यानी विश्व में अगर देखा जाए कितना रेन वर्षा होता है, तो 1000 मिलीमीटर हो जाएगा एक वर्ष में। उसके बाद आ जाता है कि भारत की वार्षिक वर्षा क्या हो जाएगा, भारत की वार्षिक वर्षा कितना हो जाए, तो 1194। यहाँ कितना दिया, 1190, लेकिन तो यहाँ पर क्या रहेगा, 1194 मिलीमीटर होता है। तो भारत में एक वर्ष में वर्षा कितनी होती है, 1194 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सी नदी के अंतर्गत सबसे अधिक सिंचाई का क्षेत्र आता है। यानी भारत में कौन सी ऐसी नदी है जिससे सबसे अधिक सिंचाई किया जाता है, सिंचाई के अंतर्गत किस नदी से सबसे अधिक सिंचाई किया जाता है, तो गंगा नदी। किस, गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई कितनी, 2525 किलोमीटर। कितना हो जाए, 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई। अगला क्वेश्चन, कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए। यानी हमारा भारत का जितना भी क्षेत्रफल उसके कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए, क्या कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए, अनुमान लगाया जाता है कितना होना चाहिए, तो 33% वन होना चाहिए। और इस समय वन कितने हैं हमारे कुल क्षेत्रफल के, तो समझ लीजिए 20% है। कितना, 20%, लेकिन तो होना कितना चाहिए, 33%। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक उपयोग होता है। यानी भारत में प्रति हेक्टेयर जो हमारा उर्वरक का प्रयोग कितना किया, 1 हेक्टेयर में कितना उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, औसत रूप से 128 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितना किया जाता है, 128 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में प्रति हेक्टेयर उर्वरक उपयोग, यानी राजस्थान में प्रति हेक्टेयर कितना उर्वरक राजस्थान में प्रयोग किया जाता है, तो 51.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर भारत की बात करेंगे तो 128, अगर यही राजस्थान की बात करेंगे तो कितना, 51.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन आ जाता है, बूंद बूंद सिंचाई जिसे बोला जाता है ड्रिप इरिगेशन के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है। क्या ड्रिप इरिगेशन के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र। कहाँ हो जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक यानी कुल उर्वरक खपत करने वाला राज्य, यानी सबसे अधिक उर्वरक का खपत करने वाला या उपभोग करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत में प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक उर्वरक खपत करने वाला राज्य, प्रति हेक्टेयर। यहाँ पर अगर बात करेंगे सबसे अधिक उर्वरक खपत करने वाला बिना कंडीशन के, तो उत्तर प्रदेश। और भारत में प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक उर्वरक खपत करने वाला मतलब सबसे अधिक उर्वरक प्रति हेक्टेयर प्रयोग करने वाला, तो पंजाब हो जाए। क्या, पंजाब।
कितना कहता है? 184 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितना कहता है? 184 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ओजोन की सबसे अधिक सांद्रता पाई जाती है। क्या? ओजोन की सबसे अधिक सांद्रता कहाँ पर पाई जाती है? तो समतापमंडल की निचली परत में, लोअर सरफेस ऑफ, कहाँ पर? समतापमंडल की निचली परत में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि वन संरक्षण अधिनियम कब बना? वन संरक्षण मतलब वनों की हमें सुरक्षा करना चाहिए, संरक्षण का ये अधिनियम कब बना था? तो 1980 में बना था। कब बना था? 1980 में। अगला क्वेश्चन आ जाता है, एसिड रेन मतलब अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी होती है? कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? एसिड रेन मतलब अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है? तो SO2 एवं NO2। क्या हो जाता है? SO2 एवं NO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी 1984 के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार थी? तो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि भोपाल गैस त्रासदी कहाँ पर हुआ था? गुजरात में। कब हुआ था? 1984 में हुआ था, ये ध्यान रखना। भोपाल नहीं, मध्य प्रदेश। यहाँ पर भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? 1984 में हुआ था। कब हुआ था? 1984 में, इसीलिए भोपाल नाम दिया गया मध्य प्रदेश में। इसके लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती? मेथाइल आइसोसाइनेट। यानी भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार थी? तो मेथाइल आइसोसाइनेट। तो ये ध्यान रखना, भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? 1984 में। कौन सी गैस इसके लिए उत्तरदायी थी? मेथाइल आइसोसाइनेट। अगला क्वेश्चन, यानी मेथाइल आइसोसाइनेट कौन सा कीटनाशक बनाने के काम आती है? यानी मेथाइल आइसोसाइनेट जो होता है इसका प्रयोग हम इंसेक्टिसाइड बनाने के लिए करते हैं। किसके लिए? कीटनाशक मतलब इंसेक्टिसाइड बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो कौन से कार्बोरिल किस इंसेक्टिसाइड के बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं? कार्बोलिन नामक इंसेक्टिसाइड बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? RBI, क्या RBI की स्थापना कब हुई? तो 1935 में हुआ था। कब हुआ था? 1935 में। अगला क्वेश्चन आ जाता है, ओजोन की क्षति मुख्यतः होती है। ओजोन की क्षति मतलब ओजोन जो परत हमारा लेयर पाया जाता है उसकी हानि किसके कारण होती है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। किसके कारण हानि होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण इसकी हानि होती है। तो ये ध्यान रखना कि ओजोन जो हमारा लेयर पाया जाता है, ओजोन का फार्मूला पूछा जा सकता है, O3 होता है। क्या? O3। इसकी हानि के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है इसके हानि के लिए उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन, मिट्टी पलटने वाला हल है मोल्ड बोर्ड। कौन सा हो जाएगा? मोल्ड बोर्ड हो जाएगा। क्या? मिट्टी पलटने वाला हल होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा कार्बोहाइड्रेट केवल जीवों की कोशिका में संचित होता है? ग्लाइकोजन। ये ध्यान रखना, कौन सा कार्बोहाइड्रेट जो होता है केवल जीवों की कोशिका में संचित होता है? तो ग्लाइकोजन हो जाए। कौन सा? ग्लाइकोजन। अगला क्वेश्चन, पेस्टिसाइड कौन से राज्य में प्रयोग करते हैं? सबसे अधिक मतलब सर्वाधिक या सबसे अधिक पेस्टिसाइड कौन से राज्य में प्रयोग किया जाता है? तो आंध्र प्रदेश। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगा? हैदराबाद। एक क्वेश्चन और यहाँ पर कि भाषा के आधार पर अलग होने वाला भारत का प्रथम राज्य, तो आंध्र प्रदेश। कब अलग किया गया? 1853 में। ये ध्यान रखना, GS का क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक इंसेक्टिसाइड कौन सी फसल में प्रयोग करते हैं? मतलब सबसे अधिक जो इंसेक्टिसाइड है उसको किस फसल में प्रयोग करते हैं? तो कपास में प्रयोग किया जाता है। किसमें? कपास में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, अभी हाल ही में कौन से प्रमुख कीटनाशक पर प्रतिबंध या बैन लगा दिया गया? यानी हाल ही में किस इंसेक्टिसाइड पर जो होता है बैन लगा दिया गया था? तो इंडोसल्फान पर। किस पे? इंडोसल्फान 35 इसी पे इस पे बैन लगा दिया गया। तो ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, भारत में कुल KVK यानी कृषि विज्ञान केंद्र, तो ये ध्यान रखना KVK इसकी स्थापना कब हुई? तो 1974 में हुई थी। पहली बार कब हुई? तो 1974 में हुई थी। तो KVK भारत में कुल KVK इसमें 2014, लेकिन तो इस समय है 705 से 702 से
5 के आसपास, यानी 700 से ऊपर है। तो भारत में कुल केबीके या केंद्र की संख्या कितनी होती है? 705 से, यानी 700 से ऊपर है, ये समझ लेना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कुल केबीके कृषि विज्ञान केंद्र। तो राजस्थान में जो कुल केबीके या कृषि विज्ञान केंद्र हो जाएंगे लगभग 45 से 50 के बीच में है। कितने हो जाएंगे? 45 से 50। अगला क्वेश्चन, भारत में कुल कृषि विश्वविद्यालय क्या हो जाए? कृषि विश्वविद्यालय 66, ये ध्यान रखना। भारत में कुल कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं? 66 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, नाबार्ड का गठन कब हुआ? यानी नाबार्ड क्या एक बैंक है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? ये बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 को हुई थी। तो ये ध्यान रखना कि नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को हुई। अगला क्वेश्चन, उत्तरी भारत, अब उत्तरी भारत में कौन सा? राजस्थान और पंजाब में सर्दियों में कभी कभी वर्षा होती है। अभी सर्दियों में कभी कभी वर्षा किसके कारण होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ से, यानी उत्तरी भारत में, नॉर्थ इंडिया में सर्दियों में कभी कभी वर्षा हो जाती है। तो किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ से। अगला क्वेश्चन आ जाता है, न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य एमएसपी किसके सिफारिश पे लागू होता है? तो एमएसपी मतलब इसके निर्धारित मूल्य होता है कि कम से कम इतने में किसान अपने अनाज या जो भी किसान के सामान होते हैं, प्रोडक्ट उत्पाद होते हैं, उसको वो बेच सकता है। तो इसीलिए हमारे किसान लोग इस समय, इन्हीं 2-3 ऐसे हो गए कि अगर किसान मंडियों में अगर कोई सामान लेगा तो उस पर टैक्स लगेगा, इसलिए किसानों का उसमें घाटा चलेगा। जो इस समय दिल्ली में समझ लीजिए बहुत ज़्यादा हमारे किसान भाई बहुत लोग अपना आंदोलन कर रहे हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के जो किसान होते हैं, अन्नदाता, वो रीढ़ की हड्डी समझ लीजिए माने जाते हैं। अगर उनके प्रति अन्याय होगा तो समझ लीजिए हमारे पूरे देश के साथ अन्याय हो रहा। हम सब किसान के लड़के, इसलिए हमें इसका पूरा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारा अगर हम सब अनाज अगर मंडी में बेचेंगे तो मंडी में बाहरी लोग नहीं लेंगे, क्योंकि मंडी में उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। तो इसलिए मंडियों में अगर टैक्स देने के लिए, और न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य होना चाहिए कि कम से कम किसान इतने में बेच सके। तो ये एमएसपी जिसे बोला जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किसकी सिफारिश से लागू किया जाता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जिसे बोला जाता है सीएसीपी। सीएसीपी इसका पूरा नाम कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइस। सीएसीपी का पूरा नाम कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कास्ट एंड प्राइस। ये जो होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस 24 फसलों पर निर्धारित किया जाता है, और वर्ष में 2 बार एमएसपी घोषित किया जाता है। वर्ष में कितनी बार? 2 बार घोषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य की सरकार घोषणा कब करती है? फसल की बुआई से पूर्व। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं कि जो एमएसपी जो होता है निर्धारित किए जाते हैं, घोषित किए जाते हैं, इन फसलों की सरकार घोषणा करती है, इनकी मूल्य तो कब करती? बुआई से पहले करती है। अगला क्वेश्चन, अनाज जो यानी सीरियल में कौन से अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है? तो अनाजों में कौन से अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है? तो लाइसिन। किसकी कमी पाई जाती है? लाइसिन की कमी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, दलहनी फसलों के दानों में कौन से अमीनो अम्ल की कमी पाई? ये ध्यान रखना। अभी हमने आप सबको बताया अनाजों की फसल में, अनाज में किस अमीनो अम्ल की कमी पाई? तो लाइसिन। अब आ जाता है दलहनी फसलों के दानों में कौन से अमीनो अम्ल की कमी पाई? तो मिथियोनिन। किसकी कमी पाई? मिथियोनिन की कमी पाई। अगर दलहनी पूछेगा मिथियोनिन, अगर अनाज पूछेगा तो लाइसिन। अगला क्वेश्चन आ जाता, पावर टिलर यंत्र किस फसल की खेती हेतु उपयुक्त हो? धान की खेती के लिए, ये ध्यान रखना। तो पावर टिलर जो हमारा यंत्र होता है किसके लिए प्रयोग किया जाता है? धान के लिए प्रयोग किया जाता है, धान की खेती के लिए। अगला क्वेश्चन आ जाता, अमोनियम पॉलीफॉस्फेट में पोषक तत्व। अमोनियम पॉलीफॉस्फेट में क्या कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसको हम देखते हैं। तो इसमें 15% नाइट्रोजन और 62% फास्फोरस पाया जाता है, P2O5। तो ये ध्यान रखना, अमोनियम पॉलीफॉस्फेट में पोषक तत्व 15% नाइट्रोजन और 60 से 62% समझ लीजिए फास्फोरस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, टेट्राजोलियम टेस्ट जिसे बोला जाता है टीजे, यानी टेट्राजोलियम टेस्ट मतलब परीक्षण के लिए, परीक्षण किसके लिए किया जाता है? यानी टेट्राजोलियम टेस्ट हम जो करते हैं किसके परीक्षण के लिए? तो बीजों की जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए।
बीजों की आयु या जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? तो टेट्राजोलियम टेस्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जिसे बोला जाता पराबैंगनी किरण है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जिसे बोला जाता है पराबैंगनी किरण कहाँ अवशोषित होती हैं? ओजोन परत में, ये ध्यान रखना। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कहाँ अवशोषित होती हैं? तो ओजोन परत में। अगला क्वेश्चन, IARI इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे हिंदी में बोला जाता है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के प्रथम निदेशक कौन थे? तो डॉक्टर बी विश्वनाथ थे। कौन थे? डॉक्टर बी विश्वनाथ थे। ये अगला क्वेश्चन आ जाता, गेहूं में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ व्हीट। तो गेहूं में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था CRI जिसे बोला जाता क्राउन रूट इनिशिएशन या इरिगेशन, जिसे हिंदी में बोला जाता शीर्ष जड़ फुटान या बुआई के 21 से 25 दिन के अंदर हम गेहूं में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि गेहूं में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था CRI जिसे बोला जाता ताजमहल जड़ या निकलते समय। अगला क्वेश्चन, झूमिंग मतलब टोंगिया खेती कहाँ होती है? अब झूमिंग मतलब ये होता है, झूमिंग या टोंगिया कि जैसे हमारा कहीं भी बंजर पड़ा है, क्या बंजर या जंगल पड़ा है, वहाँ पर हम खेती करते हैं। क्या उस जंगलों की काट के हम सफाई करके खेती करते हैं, और खेती जब तक करते हैं जब तक वहाँ की उर्वरा शक्ति नष्ट नहीं हो जाती। उसके बाद उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती, फिर उसको छोड़कर फिर हम दूसरी जंगल में पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पर भी ऐसे हम वहाँ पर जंगलों की साफ सफाई करके खेती करते हैं। फिर वहाँ पर जब तक हमें पोषक तत्व न्यूट्रिएंट भूमि से उसमें बना रहता तब तक हम खेती करते हैं। उसके बाद फिर उसको छोड़ देते हैं। तो उसके बाद फिर वहाँ पर हम खेती करते हैं। ऐसे ऐसे हम करते हैं, ऐसे ऐसे जो खेती किया जाता है, मतलब कुछ समय के लिए हम खेती करें, जब भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाए फिर दूसरी जगह चले जाएंगे, फिर तीसरी, ऐसे करते हैं। तो इस प्रकार इसे हम क्या कहते हैं? झूमिंग कल्टीवेशन या झूमी खेती कहा जाता है या टोंगिया खेती कहा जाता है। ये कहाँ पर? पूर्वी भारतीय राज्यों में होती है। कहाँ पर? पूर्वी भारतीय राज्यों में होती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, टिकाऊ खेती जिसे बोले सस्टेनेबल कल्टीवेशन या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या सस्टेनेबल कल्चर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना। क्या होता है? पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना होता है। अगला क्वेश्चन आ जाता, कृषि वर्ष होता है यानी जो एग्रीकल्चर ईयर होता है कब से कब तक होता है? 1 जून से 31 मई तक। ये ध्यान रखना कि एग्रीकल्चर ईयर या कृषि वर्ष कब होता है, तो कब से कब तक माना जाता है? तो 1 जून से 31 मई तक माना जाता है। कब माना जाता है? 1 जून से 31 मई तक माना जाता है। तो हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।